प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे और ये हमारा साइंस सब्जेक्ट है। इसका चैप्टर 3 है ऊष्मा। चलिए आइए हम लोग अपने पाठ को स्टार्ट करते हैं। हम जाड़े में ऊनी तथा रंगीन कपड़े पहनना पसंद करते हैं तथा गर्मियों में सूती तथा हल्के रंग के कपड़े। ऐसा क्यों? ये कपड़े किस प्रकार हमारे शरीर को आराम पहुंचाते हैं, किस प्रकार गर्मी तथा सर्दी से हमें बचाते हैं? क्या आपने जानने का प्रयास किया है कि विभिन्न ऋतुओं में हम विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उपयोग क्यों करते हैं? जाड़े के दिनों में धूप अच्छी लगती है और गर्मी के दिनों में छांव में रहना अच्छा लगता है। हम किस प्रकार किसी वस्तु के ठंडी अथवा गर्म होने का अनुभव करते हैं? हम किस प्रकार जान पाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इस प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे तालिका बनाना है। उपयुक्त तालिका को और लंबी करने का प्रयास करेंगे। सावधानी, अधिक गर्म वस्तु को न छुए, आपकी उंगली त्वचा जल सकती है। अब यह भी जानते हैं कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। प्रायः हम छूकर पता लगाते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है, जबकि दूसरे से अधिक ठंडी। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय हैं? आइए पता करें। क्रियाकलाप दिया गया है। ताप मापना। तब हम किस प्रकार पता करें कि कोई वस्तु कितनी गर्म है? किसी वस्तु की गर्मी उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति यंत्र को ताप मापे यानी कि थर्मामीटर कहते हैं। जब घर में किसी को बुखार आता है तब आपने बुखार मापते देखा होगा। बुखार किस चीज़ से मापते हैं, किस प्रकार मापते हैं? हमारे शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। घरों में भी बुखार मापने के लिए थर्मामीटर रखे जाते हैं। यह डॉक्टरी थर्मामीटर है। इसको सावधानी पूर्वक देखें। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके लिए एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा रहता है और गर्म होने पर बल्ब का पारा बारीक नली की ओर फैल जाता है। यह एक पतली चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है। यदि धारी ठीक से दिखाई न देती तो थोड़ा घुमाने से दिखने लगेगी। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाले यह स्केल सेल्सियस, डिग्री तथा फ़ारेनहाइट में होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक यानी कि 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही माप सकते हैं। थर्मामीटर के उपयोग की आवश्यक सावधानियाँ। उपयोग करने से पूर्व अच्छी तरह धो लीजिए। निश्चित कर लीजिए कि पारा 37 डिग्री सेल्सियस या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे है। थर्मामीटर पढ़ते समय केश नली आँख के सामने हो। उपयोग करने के क्रम में कठोर वस्तु से टकराने पर टूट सकती है। उपयोग करते समय बल्ब को मत पकड़िए। मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्या प्रत्येक बच्चे के शरीर का ताप 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है? किसी के शरीर का ताप अधिक या किसी का कम हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह को शरीर का औसत ताप है। डॉक्टर थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे किसी अन्य वस्तु का ताप मापने का प्रयास करने अथवा आग के समीप ले जाने से यह टूट सकता है। प्रयोगशाला ताप मापी। क्या आप जानना चाहते हैं कि अन्य वस्तु का ताप हम किस थर्मामीटर से मापेंगे? विभिन्न वस्तुओं का ताप मापने के लिए विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर यानी कि तापमापी का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में ताप मापने के काम में लाए जाने वाले तापमापी को प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं। अपने अध्यापक से यह तापमापी दिखाने को कहिए। इस थर्मामीटर के न्यूनतम माप तथा अधिकतम माप को नोट कीजिए। इस थर्मामीटर का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से
110 डिग्री सेल्सियस होता है। जिस प्रकार आपने डॉक्टरी थर्मामीटर के छोटे भाग का मान ज्ञात किया था, उसी प्रकार इसके भी छोटे भाग का मान ज्ञात इससे भी छोटे भाग का मान ज्ञात कीजिए। ठीक तापमापन के लिए आपको इसकी आवश्यकता होगी। आइए देखें कि प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। एक मग अथवा बीकर में थोड़ा पानी लीजिए। इसमें थर्मामीटर को इस प्रकार डुबोइए कि इसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, परंतु दीवार या बर्तन की तली से न टकराए। जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए पारे के तल की गति को देखते रहिए। इसे तब तक डुबाए रखिए जब तक पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यक्रम नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है। कक्षा के विभिन्न बच्चों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कोई भिन्नता है? यदि है तो संभव कारणों पर विचार कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी के उपयोग में सावधानियाँ। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, न कि तिरछा। तापमापी का बल्ब उस तरल अथवा जल से पूरी तरह से घिरा हो जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों को नहीं छूना चाहिए। प्रयोगशाला तापमापी के प्रयोग की विधि। तापमापी के बल्ब को गर्म जल में डुबाइए और पारे के तल के स्थिर हो जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। तल स्थिर हो जाने पर पाठ्यांक नोट कीजिए। तापमापी को जल से धीरे धीरे बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखते रहिए। आप देखेंगे कि तापमापी को जब जल से बाहर निकाल लेते हैं तो पारे का तल धीरे धीरे नीचे आने लगता है। इसका अर्थ है कि प्रयोगशाला तापमापी का पाठ्यांक तभी नोट किया जाना चाहिए जब वह वस्तु में रखा हुआ है जिसका ताप मापना है। स्मरण कीजिए कि डॉक्टरी थर्मामीटर का पठन मुंह से बाहर निकाल कर देखते हैं। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग शरीर का ताप मापने के लिए कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग इस प्रयोजन के लिए उचित नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालने पर पारे का तल तुरंत नीचे क्यों नहीं चला जाता? डॉक्टरी थर्मामीटर में बल्ब के आगे ऊपर विभंगिक को देखिए। यह पारे को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। चिकित्सकों द्वारा आजकल डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पठन अंकों में दिखाई देता है। इससे ताप जानना आसान होता है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न तापमापी का प्रयोग करते हैं। मौसम विभाग द्वारा न्यूनतम तथा अधिकतम ताप मापने वाले तापमापी का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण। हमने अभी तक देखा कि कोई भी चीज़ जितनी गर्म होगी उसका ताप उतनी ही अधिक होगा। अगर किसी गर्म चीज़ को किसी ठंडे चीज़ के पास सटाकर रखा जाए, जैसे गर्म दूध से भरे गिलास को ठंडे पानी से भरे कटोरी में रखा जाए, तब क्या होगा? आपने अपने घरों में तवे पर रोटी बनते, कढ़ाई में सब्जी बनते समय बर्तन को जलते चूल्हे के ऊपर गर्म होते देखा होगा। आपने सोचा है कि ये बर्तन किस प्रकार गर्म हो जाते हैं? चूल्हे से हटा देने की कुछ देर बाद ठंडे हो जाते हैं। क्यों? क्या चूल्हे की लौ से ऊष्मा पाकर बर्तन गर्म हो जाता है? पुनः बर्तन से ऊष्मा वायुमंडल अथवा परिवेश की ओर कैसे स्थानांतरित हो जाती है? इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। कोई वस्तु अपेक्षाकृत गर्म है या ठंडी, जहाँ हम उस वस्तु के ताप की तुलना से जान सकते हैं। अतः कह सकते हैं कि ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में जाती है। तो क्या समान ताप वाली दो वस्तुओं में ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी? ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? आइए इसकी खोज करें। क्रियाकलाप 5। एल्यूमिनियम अथवा लोहे जैसी किसी धातु की छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े समान दूरी पर चिपकाइए। छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच दबाकर रखिए और दूसरे सिरे को गर्म कीजिए तथा ध्यानपूर्वक देखिए। मोम के टुकड़ों का क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? सबसे पहले कौन सा टुकड़ा गिरता है? धातु की छड़ से ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा लौ के निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है,
चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण प्रायः चालन प्रक्रम द्वारा ही होता है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने देखा होगा कि खाना पकाने के बर्तन, प्रेशर कुकर, सस्पेन आदि में प्लास्टिक अथवा लकड़ी की हत्थी चढ़ी होती है। क्या आप किसी तख्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? चालक एवं कुचालक वस्तुओं की पहचान। किसी छोटे बर्तन, शीशे के गिलास अथवा बीकर में गर्म पानी लेते हैं। कुछ वस्तुएं जैसे स्टील के चम्मच, स्केल, डिवाइडर, पेंसिल, लोहे की छोटी छड़, एल्यूमीनियम का मोटा तार आदि के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोकर कुछ देर के बाद दूसरे सिरे को छूकर देखिए तथा अपने परीक्षणों को निम्न तालिका में भरिए। जो पदार्थ अपने से ऊपर होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देता है उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण हैं लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम आदि। जो पदार्थ ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने से होकर आसानी से नहीं जाने देता उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। ऊष्मा के कुचालक को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक है। तब इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, आइए इसका पता करें। एक बीकर अथवा गोल पिंडी वाली फ्लास्क लीजिए, जिसे जैसे 2/3 भर दीजिए। इसे इस प्रकार रखने का प्रबंध कीजिए कि इसके नीचे एक मोमबत्ती जलाई जा सके। तब फ्लास्क का जल स्थिर हो जाए तो स्ट्रॉ की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट का स्टील, ये हम लोग स्किप कर देते हैं। जब हम जल को गर्म करते हैं तो लौ के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल इसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थानांतरण पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक फ्लास्क का सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? वायु भी जल की तरह सबसे पहले लौ के पास गर्म होकर ऊपर उठती है और आसपास की हवा फिर उस स्थान पर आ जाती है और यह संवहन की प्रक्रिया चलती रहती है। अपने विचार की पुष्टि के लिए क्रियाकलाप कीजिए। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर वायु की संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए नली के ऊपरी सिरे के सामने वाला हाथ या मोमबत्ती की लौ के ऊपर वाला हाथ अधिक गर्मी का अनुभव करता है, जबकि लौ के अगल बगल की हवा गर्म हवा के ऊपर उठने का स्थान लेती है। वह संवहन द्वारा गर्म नहीं होती, इसलिए नली के नीचे के सिरे के सामने वाले हाथ या मोमबत्ती की लौ के बगल वाले हाथ को अधिक गर्मी का अनुभव नहीं होता। थल और समीर, समुद्री समीर। तटीय क्षेत्रों के लोग प्रतिदिन एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय धरती की जल अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है तो स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है, अतः शाम को समुद्र की ओर से जोर की हवाएं चलती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म हवा ऊपर से समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली हवा को समुद्री समीर कहते हैं। समुद्री समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए सुबह तक स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है। इन दोनों प्रकार की समीर का कारण संवहन ही है। हम जाड़े के दिनों में धूप में बैठना पसंद करते हैं, क्यों? सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रकार पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा नहीं होता, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों से ऊष्मा प्राप्त करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई माध्यम है? अधिकांश भाग निर्वात है। वायु ऊष्मारोधी है, अतः सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आने का एक अन्य प्रक्रम विकिरण है। विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
माध्यम हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए अंगीठी, हीटर, चूल्हे के पास यदि हम बैठते हैं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। यह ऊष्मा हमें विकिरण द्वारा मिलती है। चूल्हे की लौ से हटाने के बाद कोई गर्म बर्तन ठंडा होने के क्रम में अपने परिवेश में विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित कर देता है। सभी गर्म वस्तुएं विकिरण द्वारा ऊष्मा छोड़ती हैं या विकिरित करते हैं। यह विकिरण प्रकाश के किरणों के रूप में होता है जिन्हें हम देख नहीं सकते। यह विकिरण जब किसी वस्तु से टकराती है तो कुछ भाग वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है तथा कुछ भाग पार हो जाता है। खिड़की में लगा कांच इसका उदाहरण है। किसी कांच लगी खिड़की के पास अपना हाथ रखिए जिससे होकर धूप अंदर आता है। क्या आप गर्मी का अनुभव करते हैं? यह ऊष्मा कांच को पार कर आपके हाथ को गर्मी दे रही है। ऊष्मा के अवशोषण के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए आवश्यक है कि अवशोषित करने वाली वस्तु निम्न ताप पर हो। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र। आप जानते हैं कि हम गर्मियों में सूती और हल्के रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और जाड़ों में ऊनी तथा गहरे रंग के वस्त्र क्यों? आइए इसका पता करें। धूप में बाहर निकलते समय आपको छाता लगाने का परामर्श क्यों दिया जाता है? सोचिए। यहाँ पे दोनों डिब्बों एक क्रियाकलाप दिया गया है, उसको हमने स्किप किया। इन क्रियाकलापों से या आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह क्यों प्रतीत होता है। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। सफ़ेद तथा हल्के रंग के वस्त्र अधिकांश ऊष्मीय विकिरण को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद तथा हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण गर्म ऊष्मा बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच वायु रहती है जो हमारे शरीर में ऊष्मा को परिवेश में विकिरित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। अधिक सर्दी में हम एक मोटे कंबल की जगह दो अपेक्षाकृत पतले कंबलों को एक के ऊपर दूसरे को डालकर ओढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि दोनों कंबलों के बीच वायु की परत है। सेल्सियस स्केल को सेल्सियस स्केल ही कहा जाता है इंग्लिश में। थल समेन यानी कि लैंड ब्रिज और चालन यानी कि कंडक्शन, विकिरण रेडिएशन, ताप टेम्परेचर, अंकीय ताप मापी यानी कि डिजिटल थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट स्केल, अधिकतम न्यूनतम ताप मापी यानी कि मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर, समुद्र समीर यानी कि सी ब्रिज, ऊष्मारोधी थर्मल इंसुलेटर और संवहन कन्वेक्शन। हमने क्या सीखा? हमने सीखा हम छूकर किसी वस्तु के तापमान की पक्की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तापमान जानने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होता है। मानव शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। वस्तुओं का तापमान प्रयोगशाला थर्मामीटर से मापा जाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन एवं विकिरण द्वारा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हो ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।